हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। आप लोग कैसे हैं? और आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस एनर्जी के ऊपर। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर ये हमारा सेकंड टॉपिक है। हमने फर्स्ट टॉपिक में अपने वर्क के ऊपर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और सेकंड टॉपिक में हम अब एनर्जी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स के। उससे आपका वर्क का कंसेप्ट पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, आई होप। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताएं। सिमिलरली इस वाले वीडियो में भी हम 5 ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसलिए हमारा टारगेट है कि 5 से 6 क्वेश्चन हम लें और सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो आप फटाफट से क्वेश्चंस एक बार रीड कर लो और ख़ुद से उसको ट्राई भी करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 5 और 4 को चेंज कर दिया। यहाँ पे 4 बाद में और 5 पहले, क्योंकि 4 जो क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा ये कंसेप्चुअल है, इसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये ट्राई करो पहले क्वेश्चंस सारे, और अगर नहीं होते फिर सॉल्यूशन देख लो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन सपोज ये आपसे हो जा रहा है इजीली, आंसर आप लास्ट में जाके देख लो, टाइमिंग में दे दूंगा वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने का मतलब नहीं है, आपको जो समझ नहीं आ रहा सिर्फ वो पार्ट आप देखो। ठीक है, और अगर आपको कंसेप्ट पूरा अपना रिवाइज करना है या फिर ओवरव्यू लेना है तो पूरा वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द बॉडी एट पोजीशन ए एंड बी आर। ठीक है, तो बॉडी ए से बी गई, डिस्प्लेस्ड हुई, और ए के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ये है। ठीक है, के ई एट ए 50 और यू एट ए -30, और के ई एट बी 10 और यू एट बी 10 जूल। फाइंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑल फोर्सेस अदर देन द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम आप समझोगे कई बार कि वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा कि एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आप समझोगे कि भाई के जो टोटल एनर्जी आ रही है ए के ऊपर वो कितनी आ रही है, 20 जूल, और जो बी के ऊपर आ रही है वो आ रही 30 जूल। तो एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अलग अलग है। ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं बच्चों जब वर्क डन बाय फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट मैं कह दूं उसको। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जब वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। तो ये सब चीज़ें हमने अपने वीडियो के अंदर पूरी डिस्कस करी भी हुई हैं, जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट था। तो अपने वो वीडियो अगर नहीं देखी आपने तो आप ज़रूर उसको देखें। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों एक बार हम सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या होते थे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं, कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर इसको WC लिख लो सिंपली। WC क्या होता है बच्चों? WC होता है माइनस डेल्टा U, माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस टाइम्स, दैट इज UI माइनस UF। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है बच्चों डेल्टा E। ठीक है, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है हमारा डेल्टा K। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो 3 फॉर्मूले हैं, ये मेन है वर्क एनर्जी थ्योरम में। ठीक है, और ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, एयर ड्रैग हो गया, ठीक है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम क्या कह रही है? प्रॉब्लम कह रही है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मैंने को निकालना है।
कंजर्वेटिव फोर्स का क्या हो जाएगा वर्क डन, यू आई माइनस यू एफ। यू आई मेरा क्या था, या फिर यू ए कह लूँ मैं, आई को ए कह लूँ और एफ को बी कह लूँ, ठीक है। तो यू ए मेरा कितना है -10, यू एफ मेरा कितना है 20, ये हो गया हमारा -50 जूल। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कितना वर्क किया, -50 जूल। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑल फोर्सेस। तो W बाय ऑल फोर्सेस क्या हो गया बच्चों, W बाय ऑल फोर्सेस हो गया डेल्टा K, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, KF माइनस KI। KF मेरा कितना है, के 10 है और माइनस इधर है 50, तो ये हो गया मेरा -40 जूल W बाय ऑल फोर्सेस। अब तीसरा मेरे को निकालना है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव WNC। WNC मेरा क्या हो गया, डेल्टा E। तो डेल्टा E क्या है, EF माइनस EI। तो EF क्या था, EF मेरा था टोटल यहाँ पर कितना है, EF 20 + 10 30, माइनस यहाँ पर कितना है 50 माइनस 30 20, तो आ गया 10 जूल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही चीज़ें थी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और ऑल फोर्सेस का वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई क्लिफ विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन अननोन एंगल, ठीक है। अननोन एंगल दिया हुआ है, तो हमको क्या दिया है कि भाई ये क्लिफ है 40 मीटर की, और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर कर दिया, ये एंगल मेरे को नहीं पता, इसकी स्पीड मेरे को दे दी 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये प्रोजेक्टाइल कुछ टाइम बाद ये ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमको इसकी स्पीड बतानी है, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड बतानी है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है, लेकिन इन्होंने इसमें एंगल नहीं दिया है। अगर एंगल ये दे देते तब तो हम इजीली इसकी स्पीड निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर एंगल नहीं दिया है तो फिर कैसे होगा ये, तो ये होगा अब एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे, इसको मैं मान लेता हूं O, इसको मैं मान लेता हूं A। तो टोटल एनर्जी एट O क्या हो गया, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 मानूं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U प्लस के ई, या फिर P प्लस के ई लिख सकते हो आप। तो P कितनी है इसकी, mgh, m इंटू 10 इंटू h 40 प्लस हाफ ऑफ m इंटू वी कितना दिया है 50 स्क्वायर। तो कितना आ गया, m इंटू 400 प्लस 1250, है ना, 50 स्क्वायर 2500 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दिया 1250, तो m इंटू 1650 टोटल एनर्जी एट वो पॉइंट आ गई। अब मैं इस पॉइंट पे बात करूं, टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, वी हमको नहीं पता, पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो गई 0, ठीक है। तो क्या आ गया, सिंपली हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, हम मान रहे हैं कि एयर से और जो एयर ड्रैग से कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, तो हम ये अजम्पशन कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ओ, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू 1650 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो v स्क्वायर आ गया मेरा 3300, तो v आ गया मेरा 10√33, तो 10√33 लगभग ये 5.6 से 5.7 आएगा 33। और ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी हुआ है, और जिन्होंने नहीं देखा मैं एक और बार बता देता हूँ। तो देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर मेरे को 5.5 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 30.25। तो मैंने ये देख लिया कि भाई 50, इसके जो 5.5 है इसका 30 के आसपास है,
तो इसका 3.6 या 3.7 ऐसी कुछ होगा, ठीक है, 5.6 या 5.7 ऐसे कुछ मैंने मान लिया, तो अज्यूम कर लिया। तो 56 to 57 या 58 ऐसी कुछ इस रेंज में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एन अनरूली डेमोन्स्ट्रेटर लिफ्ट्स अ स्टोन मास 200 ग्राम फ्रॉम ग्राउंड एंड थ्रोज इट at his opponent. At the time of projection, the stone is 150 centimeter above the ground and has a speed of 3 meter per second. Calculate the work done by the demonstrator during the process. If it takes 1 second for the demonstrator to lift the stone and throw, what horsepower does he use? ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। एक स्टोन, ये मैंने ग्राउंड मान लिया, यहाँ पे कि स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है। एक डेमोन्स्ट्रेटर है, अनरूली डेमोन्स्ट्रेटर, मतलब इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ बच्चों, एक और बात कि आपको जो क्वेश्चन रीडिंग है ना, क्वेश्चन रीडिंग भी आनी चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन रीडिंग, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंडिंग, तो ये भी आनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें तो मैं आपको सारा पढ़ के बता दे रहा हूँ कि भाई इसमें ये चीज़ हो रही है, लेकिन आपको एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लूँ, उसके बाद जो जो चीज़ें दी हुई है ना वो सारी मैं एक बार लिख लूँ प्रैक्टिस के लिए। इससे क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन रीडिंग की आपकी जो एबिलिटी है वो एनहेंस हो जाएगी कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसमें उसमें क्या क्या जो छुपे हुए चीज़ें, छुपे हुए तत्व हैं, उसको मैं कैसे निकालूं, ठीक है। तो ये मेरा एक मानना है कि लैंग्वेज के ऊपर भी तो आपको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए क्वेश्चन को, इससे टाइम भी आपका सेव होगा। वहाँ पर एग्जाम में आपको मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी कई बच्चे क्या होगा कि 1 से 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ने लेंगे, ठीक है। तो अब एक मान लो कि अगर 20 सेकंड्स भी लग रहा है उसको क्वेश्चन पढ़ने में, तो 3 बार पढ़ रहा है तो 1 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में चला गया उसका, एक क्वेश्चन पढ़ने में, तो इतना टाइम नहीं है। तो आपको हर फैक्टर पे काम करना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब कहानी हो गई थोड़ी बहुत। तो ये डेमोन्स्ट्रेटर मेरा खड़ा हुआ है ऐसे, तो इसने क्या किया, इस पत्थर को उठाया और एक उठा के इसको फेंका, यहां से फेंका पत्थर को। तो क्या दिया हुआ है, 200 ग्राम इसका दिया हुआ है हमको, 200 ग्राम इसका मास दिया हुआ है, ठीक है। और ये हाइट मेरे को दी हुई है 150 सेंटीमीटर जब इसने फेंका, और स्पीड दी हुई है इसकी, यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब इस पोजीशन में था, इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 मान रहा हूं, तो टोटल एनर्जी इसके ऊपर कितनी थी, टोटल एनर्जी थी बच्चों इसकी 0, यहां पर ये पड़ा हुआ है। अब इस पॉइंट पे देखो, जब ये फेंक रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, m कितना है 0.2, g को 10, और ये है 1.5, 150 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी 3। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, हाफ इंटू mv², तो 1/2 0.2 इंटू v² 9, ठीक है। तो यह कितना 0.9। तो टोटल एनर्जी इसके ऊपर क्या है, इसके पास क्या है 3.9 टोटल एनर्जी है जब ये थ्रो कर रहा है। तो जब ये थ्रो कर रहा है इसके ऊपर एनर्जी कहाँ से आई, तो एनर्जी आई जब इसने, आदमी ने काम किया इसके ऊपर, तभी एनर्जी आई, इसने उसको उठाया और फेंका। तो आदमी ने जो वर्क किया उसी से इसकी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया मेरा 3.9 जूल, वर्क डन बाय द, तो जितना ये वर्क करेगा वो इसके अंदर एनर्जी के रूप में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे पार्ट क्या दे रहा है, व्हाट हॉर्स पावर डज ही यूज। तो बच्चों हॉर्स पावर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर कितना होता है बच्चों, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, ठीक है। तो अब 746 वॉट में होता है 1 हॉर्स पावर, तो मेरे को निकालना है 3.9 में कितना हॉर्स पावर है, तो ये क्या आ जाएगा 3.9 बाय 746, इतना हॉर्स पावर यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया था कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ मिले हुए हैं, तो इसलिए हमने उसको लास्ट में रखा है।
ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, ऑफ अ रफ ट्रैक शोन इन फिगर, ये फिगर हमको दिया हुआ है। इफ इट स्लाइटली पुश्ड टुवर्ड्स राइट इट स्टॉप्स एट पॉइंट बी ऑफ द ट्रैक, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ये यहाँ पे जाके रुक जाता है बी पे जाके। तो फ्रिक्शन फोर्स का हमारे को बताना है कि कितना वर्क किया। तो हमने एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था, देखो उसकी तरफ चलता हूं मैं। ये क्वेश्चन, इसमें हमने निकाला था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसे निकलता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपने ये देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखें और इसके बाद इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट में बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर 2 या फिर -2 में से कुछ आएगा, तो आप बताओ कि क्या आएगा, ठीक है जूल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिरी सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, देखो देखो ये सवाल क्या कह रहा है बच्चों। अ स्मूथ ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 6 मीटर, तो ये क्वार्टर सर्कल दिया है, रेडियस 6 मीटर दिया है, लाइज इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन है ये, ठीक है, मतलब टेबल पे नहीं रखा हुआ, टेबल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे वर्टिकल प्लेन, जैसे दीवार, दीवार मेरी वर्टिकल प्लेन हो गई, ठीक है। तो रिंग ऑफ वेट 4 न्यूटन, ये रिंग है 4 न्यूटन वेट की, मूव्स फ्रॉम P1, ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस F1, F2 एंड F3, तीन फोर्सेस जो हमारे रिंग है उसके ऊपर लग रही है। रिंग के ऊपर जो तीन फोर्सेस लग रही है वो है F1, F2 एंड F3, और तीनों फोर्सेस की अलग अलग कंडीशंस हैं। फोर्स F1 इज ऑलवेज टुवर्ड्स P2, मतलब जब ये P1 से P2 जा रहा है, सपोज यहाँ पे था, तो फोर्स F1 जो है वो इस तरफ था। अब लेकिन ये यहाँ पर आ गया, तो इस केस में फोर्स F1 इस तरफ हो गया, ठीक है। तो फोर्स F1 की क्या है, डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, एंड इज ऑलवेज टुवर्ड्स ऑलवेज 20 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है। सिमिलरली फोर्स F2 ऑलवेज एक्ट्स हॉरिजॉन्टली, जो F2 फोर्स है भाई वो हमेशा हॉरिजॉन्टली लगेगा, चाहे वो रिंग कहीं भी हो, चाहे रिंग यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो, फोर्स F2 हमेशा इस तरफ लग रहा है, ये F2 फोर्स, ठीक है, एंड इज ऑलवेज 30 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। एंड फोर्स F3 के बारे में क्या दिया है, ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली टू द ट्रैक एंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड 15 - 10 s। तो जो हमारा F3 फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल इन द सेंस कि मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है और डायरेक्शन भी वेरिएबल है, ठीक है। बाकी दोनों फोर्सेस का देखो, जो F2 हमारा फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। जो F1 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। और जो हमारा ये फोर्स है तीसरा वाला F3, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है। इफ द पार्टिकल हैज अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट P1, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट P2, ठीक है। तो अब मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को आप पहले पूरा सही से पढ़ें, एक दो बार पढ़ें, और उसके बाद जो जो चीज़ आपको समझ में आती है, थोड़ा इसमें मैथ्स भी है, ठीक है, जो बायो वाले स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक बार आप इसको पूरा लिखें, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको अप्रोच क्या है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच क्या है। इस पॉइंट पे हमको इसकी वेलोसिटी दी हुई है या स्पीड दी हुई है, हमको इस पॉइंट पे इसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो हमको स्पीड निकालनी है, मतलब स्पीड से रिलेटेड चीज़ मैं समझूंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसमें एक चीज़ होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे फोर्सेस दिए हुए डिफरेंट, तीन टाइप के फोर्स दिए हुए, कंजर्वेटिव फोर्स भी है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, पार्ट डिपेंडेंट फोर्स भी है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखा था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब अगर मैं ये फोर्सेस का टोटल वर्क निकाल लूं कि कितना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यहाँ पर जो मेरी स्पीड है और यहाँ पर स्पीड दोनों में रिलेशन आ जाएगा। इस पॉइंट पे मेरे को स्पीड दी हुई है, मैं इस पॉइंट पे निकाल लूंगा, तो मेरे को क्या निकालना है, वर्क निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई वर्क के ऊपर क्या क्या चीजें इसके ऊपर हो रही है। तो ये मेरी जो रिंग है इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं,
ठीक है, सबसे पहले तो इसके ऊपर लग रहा है इसका mg वेट 4 न्यूटन, ये यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है। और बाकी एक फोर्स लग रहा है हमेशा जो उसके F2 फोर्स है, इसकी कुछ चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, ठीक है। अब बात आती है पहले मेरी F1 फोर्स की। F1 फोर्स देखो ऐसे लग रहा है जो P की तरफ, अगर ये P2 पॉइंट है, ये अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये मेरा R है, ये भी R है, ठीक है। ये अगर मैं एंगल बताऊं थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है। जो थीटा एंगल बना रहा है वो जो इसकी टेंजेंट, जो कर्व का जो ऊपर मैं टेंजेंट डाल रहा हूं ये इससे बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया ये वाला एंगल। ये अगर पूरा एंगल 90 है अगर, तो मैं ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के अंदर बात करूं तो ये एंगल क्या हो गया बच्चों, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया मेरा 2 थीटा, ठीक है। तो ये मेरा एक चीज तो आ गई कि भाई ये वाला एंगल मेरा 2 थीटा आ गया। तो देखो इसके बाद अब क्या स्टोरी हो रही है कि ये जो मेरा ट्राइंगल आया, ठीक है, इसमें सपोज कि ये टेंजेंट है इस तरफ, ये कर्व जो मेरा दिया हुआ है इसके ऊपर ये टेंजेंट है, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल क्या आ रहा है, 2 थीटा। तो अब मैंने क्या माना कि भाई ये पार्टिकल यहां से इस पॉइंट पे आ गया, सपोज इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, चलो देखते हैं। इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा कि मैंने माना इसका अब एंगल क्या है, ये जो बना रहा है एस के साथ, या फिर जो टेंजेंट के साथ बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा माइनस डी थीटा। सिमिलरली ये एंगल क्या हो गया, तो ये वाला एंगल मेरा क्या हो गया, 2 टाइम्स थीटा प्लस 2 टाइम्स डी थीटा, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों में क्या करता हूं, देखो एस और आर में और थीटा में रिलेशन निकालता हूं। तो यहां पर देखो ये एस है मेरा और ये आर है और ये 2 थीटा है, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो एस क्या हो गया, आर टाइम्स 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो आर इंटू पाई बाय 4 इंटू 2 थीटा। अब देखो इस वाले केस में जो ये वाला फोर्स है एफ जो इसकी तरफ लग रहा है हमेशा, तो ये फोर्स जो है ये वर्क कितना करेगा, वर्क डन बाय वन फोर्स कितना हो गया, एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू की बात करूं मैं, एफ डॉट डी एस। तो मेरे को डी एस निकालना है, तो यहां से मैं डी एस निकालता हूं। डी एस क्या आ जाएगा बच्चों, तो आर इंटू ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, तो माइनस 2 आर डी थीटा, डीएस मेरा आ गया माइनस 2 आर डी थीटा। तो डी डब्ल्यू वन की मैं बात करूं, एफ डॉट डी एस, एफ इंटू माइनस 2 आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, जो इन दोनों के बीच में एंगल है, ये वाला एंगल जो है एस इस तरफ है और एफ इस तरफ है, तो ये डी डब्ल्यू वन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डब्ल्यू की बात करूं, इंटीग्रेशन करेंगे हम, 2 आर तो कांस्टेंट है और एफ भी कांस्टेंट है, एफ का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, और माइनस आ गया कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो हमको थीटा की वैल्यू देखनी कहां से कहां तक जा रही है। अब देखो ये आप देखो शुरुआत कहां से हो रही है, इनिशियली जब ये मूव करना स्टार्ट किया तो इसका एस था इस तरफ और एफ था इस तरफ, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल हो जाएगा कितना, ये 90 है, ये 45, ये भी 45 और ये भी 45, तो थीटा स्टार्ट हो रहा है 45, मतलब कि पाई बाय 4 से। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे तो यहाँ पे आ गया तो इसका एंगल 0 हो गया, तो थीटा मेरा पाई बाय 4 से 0 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें खेल था इस क्वेश्चन में, जो वर्क डन बाय फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट फोर्स। तो वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स में निकालने की बात करूं अगर, तो कितना आ गया, W 2RF माइनस था और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो 2RF साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से 0, ठीक है। तो W मेरा 1 कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ R मेरा है 6, 2 इंटू 12, F मेरा है कितना
F1 कितना था, F1 मेरा था 20 20। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, ये 6 था, R6 था, तो 240/√2, 1/√2, ये मेरा W1 आ गया, वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ अब साइड में, क्योंकि मैंने वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स F1 निकाल लिया। कितना आ गया मेरा वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स आ गया, इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ। तो वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स कितना आ गया मेरा, 240/√2 जूल। अब मेरे को निकालना है वर्क डन बाय फोर्स 2, तो F2 बाय निकालना है। F2 तो कुछ सिंपल ही है। F2 क्यों सिंपल है, क्योंकि F2 हमेशा इस तरफ है और इस तरफ इसका डिस्टेंस कितना गया 6, तो W2 कितना हो गया 30 × 6, 180 जूल। अब निकालना मेरे को W3 निकालना। देखो F3 क्या है, F3 की वैल्यू क्या है बच्चों, F3 की वैल्यू है 15 - 10s, और F3 हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है। टेंजेंशियल लग रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं ये छोटा सा ds की बात करूं, तो इसका जो ds रहेगा, अगर ये बहुत छोटा है, इसका ds भी इस तरफ है और इसका F3 भी इस तरफ है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो हो गया 0। ठीक है, तो अगर मैं dW3 की बात करूं तो क्या आ जाएगा F3ds, और W3 की बात करूं तो F3ds का इंटीग्रेशन। तो F3 क्या है F3 मेरा है 15 - 10s इंटू ds, इसका इंटीग्रेशन। अब s की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ये एक सवाल है। तो देखो यहां पे तो s 0 है, ये वाली लेंथ 0 है, और यहां पर जब चला गया तो इस s की क्या होगी लेंथ, r इंटू थीटा। ये थीटा कितना है π/2, तो ये हो गया मेरा r π/2। तो r π/2 मेरा s की फाइनल वैल्यू आ गई। तो 0 से लेके r π/2 तक s जा रहा है। ठीक है, तो अब W3 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। W3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 टाइम्स ऑफ s माइनस 5s², और ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है मेरा 0 से लेके 6 r π/2, मतलब 6 × π/2 3 पाई तक। तो अब मैं 15 × 3 पाई माइनस 5 टाइम्स ऑफ 9 π², कुछ इस टाइप का आ गया ये। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेता हूँ पाई की वैल्यू 3.14 डाल के। तो 15 × 3 × 3.14 9.42 माइनस 5 × 9 × π² ऑलमोस्ट 10 होता है, तो इसको मैं 10 मान लेता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, वैसे 9.9 के आसपास होता है, 9.87 समथिंग। तो W3 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, यहाँ से इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या आ गई W3 की वैल्यू, तो W3 की वैल्यू आ गई, ये मैंने कैलकुलेट किया 15 नामा 135, 15 चौक 60, 141 माइनस ये कितना आ गया 450। तो ये मेरा कितना आ गया 450 माइनस 141 माइनस 309, तो ये मेरा माइनस 309 जूल आ गया लगभग। तो देखो W3 मेरा कितना आ गया माइनस 309 जूल। अब एक इसका वेट है। ठीक है, अब वेट देखो हमेशा लग रहा है डाउनवर्ड, यहां से गया और लेकिन ये यहां पर गया, इसका S इस तरफ है, तो W4 क्या हो जाएगा, जो वेट जो इसका ऊपर वर्क कर रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेट इसका था कितना 4 न्यूटन, 4 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ 6, या फिर 4 इंटू माइनस 6 कुछ भी कह लो, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो -24। अब हमारा सब कुछ निकल गया, अब हमको इसकी स्पीड निकालनी है। सारे हमारे वर्क निकल के, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क निकाल लेता हूं मैं, 240/√2, तो 120/√2 हो गया, 120 × 1.4, तो ये आ गया 0, 28 का 2, 14 एकम 168.0, तो 168 ये वाला आ गया, 168 प्लस 180 माइनस 309 माइनस 24,
तो कितना आ गया लगभग ये, तो ये आ गया मेरा 348 348 माइनस 333, तो ये आ गया मेरा 15। तो डिफरेंस में आ गया 15 जूल, मेरा टोटल वर्क आ गया मेरा 15 जूल इसका। तो टोटल वर्क डन क्या होता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। तो डेल्टा के या के कुछ भी लिख लूँ, तो ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, हाफ ऑफ मास इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ मास इंटू वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन कितना है 15। तो हाफ ऑफ एम, एम कितना है मेरा 4 न्यूटन वेट दिया है, तो मास क्या आ जाएगा 4/g, क्योंकि W क्या होता है mg, मेरे को m निकालना है तो मैं W को g से डिवाइड कर दूंगा। अब v फाइनल मेरे को निकालना है, इसको मैं v मान लेता हूँ। v इनिशियल मेरे को दिया हुआ है कितना 4, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये चला गया इधर से 2 से कट गया और ये 5 आ गया और 5 इधर चला गया 75। तो v स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 75, और v स्क्वायर हो गया मेरा 91, और v की वैल्यू आ गई लगभग 9.5। कैसे आई देखो, 9.5 का मैं अगर स्क्वायर करूँ कितना आएगा, 9 × 10 + 0.25, तो 90.25 आ रहा है लगभग